उन दोनों को एक साथ बिठा देर तक देखने पर भी कोई उनके चेहरे मोहरे में किसी प्रकार का साम्य नहीं पा सकता था। बड़ी जया पृथल वदनी, लंबी और सांवली थी। उसके सुडौल कंधे रौबीले गांभीर्य से बिचे, सरस अधर, घनी भौहें और कुछ ढालू सी बनावट का ललाट उसे पहली बार देखने वाले को सहमा देने की निश्चय ही अपूर्व क्षमता रखता था। उसका भव्य व्यक्तित्व किसी ग्रह के सिंहासन से दफ्तर की रौबदार कुर्सी पर ही अधिक सुंदर लग सकता था, लेकिन उसके कंठ स्वर में दफ्तर में काम करने वालियों किसी पुरुष की हुंकार अभी नहीं आई थी। उसमें अभी भी कोमल निषाद की ही मिठास थी। वह इतने धीमे स्वर में बोलती थी कि कभी कभी तो उसके होंठों में बुदबुदाते स्वरों को सुनने के लिए कान सटाकर ही बैठना पड़ता था। अपनी छोटी बहन की तुलना में वह सचमुच ही फीकी लगती थी, पर उसके चेहरे की भव्यता में सौंदर्य का नहीं, आत्मबल का तेज था। बुद्धि प्रदीप्त तीखी दृष्टि का आकर्षण हृदय को बांध लेता था। चेहरे के अनुपात से ही मेल खाते विराट जूड़े को वह निर्ममता से कसकर एक जाली में बंद करने लगती थी। गले में एक पतली सोने की हरे जेड़ जड़ी चेन और हाथ में स्टील की घड़ी के अतिरिक्त कभी किसी ने उसे कोई आभूषण पहने नहीं देखा था। सफेद ब्लाउज और मर्दानी कन्नी की साड़ी के श्वेतांबरी कफन में लिपटे अपनी दीदी के अकाल मृत्यु प्राप्त यौवन को देखकर विजया के जी में आता वह कभी उसे झकझोर कर रख दे। कौन सी ऐसी बूढ़ा गई है? 26वां ही तो लगा है इस दिसंबर में। इस उम्र में तो आजकल की लड़कियों के दूध के दांत टूटते हैं। पर वह जानती थी कि उसकी तापसी दीदी का यौवन स्वयं उसी छोटी बहन के लिए किए गए मूर्खतापूर्ण त्याग के घातक कीटाणुओं से घुल मिलकर दम तोड़ चुका है। अब उसमें जीवन के पुनः स्पंदन की कोई आशा न थी। वह कई बार आजमा चुकी थी। न दीदी का खाने में रुचि थी, न ओढ़ने पहनने में। दोनों बाजार जाती, परिचित दुकानदार नई नई डिजाइन की साड़ियों के इंद्रधनुषी गट्ठर धमाधम पटकने लगता। आसपास खड़ी महिला ग्राहिकाओं की आंखों में रसउद्दी हिलोरे लेने लगता। हाय कितना प्यारा रंग है, अड़ियार की क्या बढ़िया साड़ी है, किनारे का कंट्रास्ट तो देखो जरा, मैं तो आज ही इसे पहनकर यूनिवर्सिटी जाऊंगी। और विजया विजया अबीरी साड़ी को अपने मेल खाते गालों से लगा उसकी स्निग्धता में आकंठ टूट जाती और कनखियों से उदासीनता से दीदी की ओर देखती, पर उन शांत भाव विहीन आंखों की पुतलियों में ऐसी स्थिरता छाई रहती जैसे कांच की बनी हो। तेरा तो मन ही नहीं भरता विजय, कितनी साड़ियां तो पड़ी हैं। छोटी बहन को एक सौम्य हंसी के उपालंब से छेदते बटुआ खोलकर वह बिल चुका देती और एक प्रकार से खींचती बाहर ले आती। साड़ी के काउंटर पर से विजया सहज से खिसकना नहीं चाहती थी। एक तो उसका रंग ऐसा था कि हल्की गहरी शेड की सस्ती महंगी कैसी ही साड़ी क्यों ना हो, उसके यौवन दुर्ग पर समर ध्वजा बनकर फहराने लगती। उस सुंदरी ने अपनी लचीली देहयष्टि संवारने में संयम का भी बहुत बड़ा मूल्य चुकाया था। घी, दूध, मलाई की चिकनाई का कुपथ्य उसने स्वयं अपने लिए वर्जित कर लिया था। अपने सुडौल अंग के किसी भी लुभावने उभार पर वह अतिरिक्त मज्जा की एक पतली परत भी नहीं चढ़ने देती थी। नित्य नियम पूर्वक अपने को तौलती थी और छंटाक भर भी वजन बढ़ता तो भोजन लोलुप जुन्ना पर कठोर तोबड़ा कस देती। इसी से उसके चेहरे पर उसके 24 वर्षों के बावजूद किशोरी की सी लुनाई थी। उबले पालक, कच्चे टमाटर और हड्डियों के सूप ने त्वचा को एक प्रकार से पारदर्शी बना दिया था। आंखों में वन्य हिरणी का सा भय त्रस्त भाव था, किंतु मानव हृदय की गहरी जानकारी रखने वाली अनुभवी जौहरी उन आंखों में एक बार ही झांकने पर बड़ी सुगमता से जान सकते थे कि हीरा कली है। उसका भोलापन, नाटकीय सरलता और नारी सुलभ लज्जा का एक एक पाठ वर्षों की लगन और अभ्यास की देन थी। वह जानती थी कि पुरुष को इन्हीं ब्रह्मास्त्रों से पराजित किया जा सकता है। पिता की मृत्यु के बाद इस मातृहीना छोटी बहन को संभालने में कभी कभी जया को दिन में भी तारे दिख जाते थे। अपने लिए आए कई वांछनीय रिश्ते उसने केवल इसी छोटी बहन के लिए फेर दिए थे। मैं मैं चली जाऊंगी तो इसे कौन रखेगा पापा, वह कह देती और पापा पापा चुप रह जाते। वह विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्राध्यापिका थी और अधिकांश मनोवैज्ञानिकों की भांति ही मन मनोविज्ञान का जाल बुनते बुनते उसके सलोने चेहरे पर समय से पूर्व उत्पन्न नवजात शिशु के शरीर की सी झुर्रियां पड़ गई थीं। किसी भी स्त्री या पुरुष को देखते ही उसकी धमनियों में सुप्त युंग और फ्रायड के विचार जागृत हो उठते और वह उनकी ज्ञात या अज्ञात कुंठाओं के सहारे अपनी मनोवैज्ञानिक भृंगु संहिता के पन्ने पलट उनकी कुंडलियां खोजने लगती। कैसी कुटिल हंसी है, कैसी नीच मुद्रा है, कैसा कनखियों से काग दृष्टि के बाण मारता है, आदि आदि। उसके इसी तीक्ष्ण चुनाव के कारण उसी के जीवन में कभी कोई पुरुष नहीं आ पाया।
यौवन के सुनहले वर्ष देखते देखते उसकी फैली हथेली में सरकते गए। उसके पिता की गणना शहर के दबंग वकीलों में की जाती थी। तराई के खूनियों एवं पहाड़ी इलाकों के कुख्यात अपराधियों से उनका वर्षों का यजमानी संबंध चला आ रहा था। उनकी दबंग वकालती दलीलों का जिरह बख्तर कस के वे एक से एक जघन्य अपराध करते, निगरगंड हो घूमते रहते। इसी से लोग कहते, पाप की कमाई कभी नहीं फलती। इसी से भगवान ने एक पुत्र भी नहीं दिया पिंडदान करने को। ब्राह्मण का भला इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। फिर उन धेंगड़ी सी मात्रहीना पुत्रियों का कुमाऊं के किसी भी संस्कारबद्ध ग्रह में गुजारा नहीं हो सकता था। बड़ी के सौम्य स्वभाव की सर्वत्र प्रशंसा थी। लड़की तो लाखों में एक है, पर रंग जरा क्या है। अधूरे वाक्य में ही जहर उगल परिचित स्त्रियां चुप रह जाती। सांवले रंग का क्षमादान देने में कुमाऊं सदा से ही कृपण रहा है। और छोटी, बाप रे बाप, दहकता अंगार है, रूप में भी और स्वभाव में भी। पर दोनों बहनों को अपनी समाज की बेरुखी से कोई शिकायत नहीं थी। जया पठन पाठन पूजन अर्चन में डूबी रहती। विजया के यौवन का पर्याप्त मूलधन अभी उसकी सुंदर मुट्ठी में बंद था। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राह चलतों ने उसे मुड़कर न देखा हो। वह चाहे रेशमी साड़ी पहने या वलकल वसना बनी घूमे, पुरुष की दृष्टि को वह अपने यौवन के चुंबक से जब चाहे तब खींच सकती थी। और सच पूछा जाए तो उसे इसमें आनंद भी आता था। पिता की मृत्यु के पश्चात दोनों बहनों ने अपनी पहाड़ यात्रा एक प्रकार से स्थायी रूप से स्थगित कर दी थी। अल्मोड़ा, रानीखेत और नैनीताल की विभिन्न नगरियों में उनकी 3 सर्वथा विभिन्न प्रकृति की बुआएं ब्याही थीं। बड़ी से दोनों की पिता के जीवन काल में ही खटपट हो गई थी। उनके विचार में कुसुमी बुआ हद दर्जे की स्वार्थी और लंपट महिला थी। अपने भाई की सुखी गृहस्थी देखकर वे मनी मन जलती भुनती रहती थीं। प्रत्येक जाड़ों में पधार जाती थीं। इसीलिए उनकी इस अनिवार्य यात्रा को बड़े यत्न से संयुक्त मोर्चाबंदी कर दोनों ने बंद कर दिया था। मंझली बुआ की आर्थिक अवस्था की बड़ी सुविधा नहीं थी। उनके पति जंगलात के दफ्तर में क्लर्क थे। वकील साहब को इस बहन को भी हर माह कुछ न कुछ भेजना पड़ता था। इसी से उन बुआ का पक्ष भी दुर्बल ही पड़ गया। प्रत्येक जाड़ों में अपने 8 बच्चों सहित वे 3 महीने की सुदीर्घ छुट्टियां बिताने भाई के पास आ जाती और दोनों मात्रहीना भतीजियों पर खूब रौब जमाती। हाय राम, ये कैसी फतोइयां पहनती हो तुम लोग, क्या लाज नहीं लगती? क्यों रे विजी, इन 8 घटमुंडों के पूरी बाह के स्वेटरों में कितनी ऊन लगेगी? तू तो दिन रात बुनती रहती है, कभी पूछ लेती। 40 पाउंड। विजया उत्तर का चांटा सा मार बड़ी अभद्रता से उठकर बाहर चली जाती। इस बुआ को देखकर उसका तन बदन जल जाता था। उस पर कोहनी से फटा पट्टू का बदबूदार कोट पहन उसके रसिक मंझले फूफा ठीक उसके कान के पास खड़े हो जाते और दनादन हींग मूली मिश्रित डकारे छोड़ने लगते। यही नहीं, कई बार उन जंगली फूफा जी का तांगे के घोड़े का सा हाजमा उसे उसकी ठसकेदार सुसंस्कृत सखियों के सामने बुरी तरह अबदस्त बना देता। पिता की मृत्यु के पश्चात 13वीं के दिन ही विजया ने इस दक्ष कन्या को भी पितृगृह से खदेड़ दिया। जया को अवश्य ही बहन के दुर्व्यवहार से बड़ी ग्लानि हुई थी। कभी यह हमारे साथ भी तो हो सकता है विजी, आखिर हैं तो पापा की बहनें, उसने कहा था। चुप करो दीदी, पापा का रिश्ता उनके साथ था, चला गया। और रही बात हमारी, तुम जानती हो हमारे साथ ये कभी नहीं हो सकता। थैंक गॉड हमारी बुआ बनने की कोई उम्मीद नहीं है। तीसरी और सबसे छोटी बुआ सहज में छोड़ने वाली जीव नहीं थी। वे जब भी आती कभी भतीजियों की मेम साहबी शिक्षा या रहन सहन पर फप्तियां नहीं कसती, ना कभी अपने नीति शतक को खोलती। वे जानती थीं कि भाई भाभी के साथ अपने रक्त के संबंध में जीवन पर्यंत दृढ़ता कायम करने का मूल मंत्र था भतीजियों को वश में करना। बड़ों में मन मुटाव का सूत्रपात प्राय बच्चों को लेकर ही तो होता है। इसी से वे जब भी आती भतीजियों के लिए 2 बहुमूल्य साड़ियां अवश्य लेकर आती। मायके की यात्रा संक्षिप्त रहे इसका विशेष ख्याल रखती और साथ में लाए हुए सामान का वजन कभी भी संदिग्ध रूप से नहीं बढ़ने देती। भाई की मृत्यु के पश्चात वे केवल एक ही बार आई थीं। बड़ी भतीजी के लिए उन्होंने 1-2 सुपात्र भाई के जीवन काल में ही जुटा लिए थे। पर भाई ने लिख दिया था, मैं अपनी बड़ी लड़की के वैरागी स्वभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ। वह एक बार ना कह चुकी है तो उसे ब्रह्म वाक्य समझो। चिंता तो मुझे छोटी की है, समय आने पर तुम लोग उसी का ख्याल रखना। देख सुनकर बड़े सुपात्र को सौंपना होगा उसे। अब समय आ गया था। वह अपनी शिक्षा पूरी करके आईएएस में बैठने की तैयारी कर रही थी। इसी से बड़ी बुआ ने एक सुपात्र का संधान देकर जया को एक पत्र लिखा था। तुमने तो अपने पैरों में अपने आप कुल्हाड़ी मार ली बेटा। ऐसा होनहार पात्र छांट कर तुम्हें भेजा था, तुम मानी नहीं। आज बंबई में 2000 रुपया पैदा कर रहा है।
3 साल में 3 बार जुड़वां बेटे जनकर मेरी देवरानी की उस चिबिल्ली सी 3 कौड़ी की बहन तरुली ने उसे 6 बेटों का बाप बना दिया है। इसे कहते हैं भाग्य। खैर, अब विजय के लिए एक और हीरा भेज रही हूँ। 17 तारीख बुधवार को यहाँ से चलकर बृहस्पति को तुमसे मिलने आएगा। मैंने तुम्हारे लिए एक पोटली में वड़ी, मुंगौड़ी और जम्बू भेजा है। असल में बेटा, पोटली तो एक बहाना है। मैं चाहती हूँ कि वह विजया को और विजया उसे देख ले। उसे देखकर विजय और विजय को देखकर वह ना नहीं कर पाएंगे, और अगर ना कर देना तो मैं तेरी टांगों तले छिड़क जाऊंगी। अब जमाना यही आ गया है मेरी चेलियों। लड़के के बाप का नहीं, स्वयं लड़के का टेंटुआ धर दबाना पड़ता है। जानते नहीं, फलां पंत जी की लड़की, अरे फलां जोशी जी की कन्या, आधी आधी कर बुआ ने कम से कम आधी दर्जन ऐसी कुशल कन्याओं की सूची भेज दी जिन्होंने केवल प्रणय अंकुश से ही एक से एक मत गयंद से पात्रों को वश में कर लिया था। पत्र पढ़कर जया जोर से हंस पड़ी थी। कैसी मजेदार चिट्ठी लिखती हैं छोटी बुआ। पर विजया भड़क गई थी। मारो गोली ससुर को, हम ना देखेंगे उसे और ना खुद को दिखाएंगे। मान लो हजरत ने देखकर इनकार कर दिया और कहा हमें लड़की पसंद नहीं, बस पूरे पहाड़ में ढिंडोरा पिट जाएगा। ऐसी अफवाहें दिन रात रुई के फाहों सी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक उड़ती रहती हैं। बड़ी और छोटी बुआ तो शायद बताशे भी बांट आएंगी। दीदी, हम कल सुबह ही कहीं चल देंगे, तुम निमट लेना। कह देना ऐसी सस्ती हरकतें हमें पसंद नहीं। पागल हुई है क्या विजया? बुआ ने लिखा है कि लड़का आईएएस है। जया ने पत्र खोल कर दिखाया। हुआ करे दीदी, विजया ने बड़ी बेरुखी से कहा। मैं अपने समाज के इन दम्भी परिंदों की ऊंची उड़ान को खूब पहचानती हूँ दीदी। इसी से तो पर उगा रही हूँ कि एक दिन इन गगनचारियों को पछाड़ दूं। लड़की सुंदरी हो, फराटे से अंग्रेजी बोले, नाचे गाए, गृहस्थी चलाने में न उदार हो न कृपण, न मुखरा हो न गंभीर, अवसर पाने पर सास की भात पकाने की धोती भी धो सके और ससुर का लंगोट भी। उफ़ो, चुप भी कर विजी, तुझे कल घर पर ही रहना होगा। 1000 हो, वह हमारा अतिथि है। पापा घर आए अतिथि का कैसा सत्कार करते थे, क्या भूल गई है तू? पापा को उन अतिथियों से ब्याह करने को थोड़े कहा जाता था दीदी। वह हाथ का बटुआ हिलाती चली तो गई, पर जया का दिल डूब गया। पुरुष मात्र को देखते ही उसे कंपकपी छूटने लगती थी, और फिर जिस पात्री को देखने वह पुरुष आ रहा था, उनकी बुआ को 20 एहसानों से लाद कर जम्बू की बसाती पोटली का वाहक बनने का अनरोमांटिक प्रस्ताव स्वीकार कर चला आ रहा था, वही घर पर नहीं होगी। उस दुर्लभ पात्री को देखने का स्वयं उसका उत्साह भी तो कुछ कम नहीं रहा होगा। नहीं तो पहाड़ी जम्बू की तेज भबाके भरी क्लोरोफॉर्म की पोटली साथ लाने में कोई भी संभ्रांत विवाह योग्य आईएएस तरुण नाग भौं अवश्य ही चढ़ाता। और वह करमजली प्रायः अंगूठा ही दिखाकर यूनिवर्सिटी चली गई थी। जब लौटी तो जया की लाख दलीलें भी उसे रोक नहीं सकी। वह चली ही गई और उसके जाते ही फोन की घंटी खनकी और जया कांप गई। हो ना हो उसी का फोन होगा। उसका अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। जी हाँ, मैं केशव बोल रहा हूँ। आपकी बुआ जी ने कुछ सामान भेजा है। आपको क्या 4 बजे सुविधा होगी? जी हाँ, अवश्य, वह कह तो गई, पर उसे लगा कहने के साथ ही उसका धड़कता कलेजा भी टेलीफोन के आले से निकलकर उस व्यक्ति के कान में धंस गया है। आप हमारे बंगले को कैसे ढूंढेंगे? उसने बड़ी चेष्टा से पूछा। आप निश्चिंत रहिए, वह अजनबी टेलीफोन में भी हंसा। आपकी बुआ जी ने पूरा नक्शा खींचकर साथ में दे दिया है। मैं ठीक 4 बजे पहुंच जाऊंगा। जया यूनिवर्सिटी से लौटी तो 3 बज गए थे। विजया का कहीं पता नहीं था। बहुत पहले एक बार कुत्ते के नवजात पिल्ले की बंद आंखें जबरदस्ती खोलने में पकड़ी गई विजया को उसने कसकर तमाचा मारा था। आज आज ठीक वैसा ही तमाचा जड़ देने को उसकी उंगलियां कुलबुलाने लगी। बेहया स्वार्थी छोकरी, अब उसे ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे? मिस जुच्ची के यहाँ, डॉक्टर कुसुम के यहाँ, या फिर राशिदा के यहाँ? खाने पीने की सामग्री वह साथ ही ले आई थी। चाय का पानी चढ़ाकर उसने नत्थू को विजया के संधान में भेज दिया। घड़ी देखी तो आधा घंटा बाकी था। क्यों ना अपनी संध्याकालीन पूजा से छुट्टी पा ले। हो सकता है अतिथि को बिना उसकी बहन को देखे जाना मान्य ही न हो और वह रुक ही जाए। सूर्यास्त से पहले ही मंत्र जाप करने का उसके गुरुदेव का कठोर आदेश था। कुशासन बिछा। जया गुरुदेव की आदमकद तस्वीर के सामने पद्मासन लगा उनके ध्यान में डूब गई। क्या भव्य रूप था! अलौकिक आभा से दीप्त गुरुदेव की भव्य मूर्ति, नग्न वक्षस्थल को चूमती श्वेत दाढ़ी और परमहंस मुस्कान। जैसे जैसे वे गहन ध्यान मग्ना उसके ध्यान में डूबती जा रही थी, वैसे वैसे स्वयं उसका चेहरा भी एक अनोखी शांति से दीप्त होता जा रहा था। डूबते सूर्य की रश्मि ने
उसकी पीठ पर फैले घुंघराले केशों को चूमा और श्वेत सिल्क की साड़ी और गेरवे ब्लाउज में उस लावण्यमयी तपस्विनी को देखकर केशव द्वार पर ही ठिठक गया। कहीं किसी वनिता आश्रम में तो नहीं घुस आया था वह? थोड़ा झिझका। धूप और लोबान की तीव्र सुगंध उसके कंठ में अटक गई। जया की आंखें खुली और वह हड़बड़ाकर उठ गई, थोड़ी सकपकाई। क्षमा कीजिएगा, वह नम्रता से दोहरा हो गया। मैं शायद बंगला भूल गया हूँ। नहीं, जया हंसी। आप बंगला नहीं भूले हैं, आपके हाथ की पोटली के जंबू ने ही आपका परिचय दे दिया है। आप केशव है ना? बुआ जी की चिट्ठी हमें मिल गई थी और फिर जंबू साथ में लेकर आने वाला व्यक्ति अपना परिचय देने के लिए उसको कोई जरूरत नहीं होती। अपने बड़े साहस से कहे गए वक्तव्य पर उसे स्वयं ही आश्चर्य हो रहा था। आज तक कभी भी किसी भी पुरुष के सम्मुख वह इतनी मुखरा नहीं बनी थी। लजीली हंसी से वह अपना कथन शेष ही कर पाई थी कि वह आनंदी युवक हो करके बड़े जोर से हंस उठा। जया उसे देखकर खिल गई। ठीक उसी की सुंदरी बहन के लिए जोड़ा बनाकर भेजा था भगवान ने। कितना बचकाना चेहरा था। मोटे फ्रेम के चश्मे के नीचे उसकी गोल गोल आंखों से अभी उसका कैशौर्य नहीं गया था। आप बैठिए ना, मैं अभी आई, कहकर जया उसे गोल कमरे में बिठा चाय का पानी रखने चली गई। घर में वह अकेली ही थी। नत्थू भी निगोड़ा नहीं लौटा था। कभी भी किसी पुरुष से एकांत संभाषण का उसे इससे पूर्व कोई अनुभव नहीं था। जब भी कोई आता छोटी बहन हमेशा उसके साथ रहती। आज मूजली उसे ऐसी विचित्र परिस्थिति में छोड़ गई थी। वह होती तो सब संभाल लेती। जहां बड़ी बहन पुरुषों की उपस्थिति में पसीना पसीना हो जाती, वहीं छोटी का सरस व्यक्तित्व पुरुषों के बीच अपने स्वाभाविक रूप में उभर कर आता था। किसी भी पुरुष को देखते ही जया बेमतलब उल्टा सीधा काम करने लगती थी। कभी उसकी साड़ी का आंचल व्यर्थ ही कमरे की चीजों में उलझता फिरता, और कभी हाथ से चम्मच गिर जाता तो कभी प्याले से चाय गिर जाती। छी छी, क्या सोच रहा होगा वह युवक? उसे वह अकेला ही कमरे में छोड़ आई। आंखों में छलके विवशता के आंसू पोंछकर वह बड़े साहस से मुस्कुराती हुई भीतर गई। हुआ वही जो पुरुषों की उपस्थिति में उसके निरीह व्यक्तित्व द्वारा प्राय हो बैठता है। पहले मेज पर धरे कांच के फूलदान को उसने लंबे आंचल ने लपेटकर धम्म से नीचे गिरा दिया। बड़े यत्न से सजाए गए पुष्प गुच्छ को ठीक नवागंतुक के चरणों में चढ़ा ही पाई थी और कांपते हाथों से सॉरी बुदबुदा रही थी कि जन्म से ही पंगु एक छोटी सी मेज फूलदान उठाने को झुके उसके स्कंद स्पर्श का बहाना बना चारों खाने चित्त हो गई। साथ ही उस पर धरी टेलीफोन की मोटी डायरेक्टरी, एशट्रे और खुली पड़ी स्याही दवात भड़ाभड़ धड़ाधड़ करती जमीन पर बिखर गई। यह सब उस अभागी विजया की करतूत थी। जाने से पहले उसने ही पेन में स्याही भरी थी और दवात खुली छोड़कर जाने वाली भी वही अवश्य रही होगी। स्वभाव से ही भीरू और शांत गाय की सी बड़ी बड़ी आंखें लज्जा, परिताप और ग्लानि से धुंधली हो गई। हाय, क्या कर दिया मैंने? आपकी पैंट में भी स्याही के छींटे पड़ गए। अरे, क्यों परेशान होती हैं? वह हंसमुख युवक जेब से रुमाल निकाल पैंट के छींटे छुड़ाने लगा। सामान्य से ही छींटे पड़े थे। यह तो मेरी ट्रैवलिंग की पैंट है, वह कहने लगा। पर सरला जया इतना जानती थी, ट्रैवलिंग की पैंट पहन कोई भी विवाहकांक्षी तरुण अपनी भावु वधू को देखने नहीं जा सकता। अवश्य ही यह बेचारे का सबसे अच्छा सूट रहा होगा। जया स्याही की दवात खिड़की से फेंकने गई तो देखा नत्थू सड़क से ही हाथों का सिग्नल हिलाता बता रहा था, छोटी बीवी कहीं नहीं मिली। अवश्य ही छोकरी पिक्चर देखने चली गई होगी, अब अकेली ही निपट लेगी। उसने चटपट चाय का सामान मेज पर लगा दिया और केशव को बुलाने आई। पैंट का तो सत्यानाश ही कर दिया मैंने। आइए, अब थोड़ी चाय पिलाकर क्षमा ही मांग लूं, कहकर वह हंसी। केशव उठकर उसके साथ साथ चलता खाने के कमरे में गया तो विभिन्न प्लेटों में खाद्य सामग्री की सज्जा देखकर चकरा गया। बाप रे बाप, यह तो अच्छा खासा भोज दे डाला आपने। क्या जंबू की पोटली का भाड़ा दे रही हैं? मैंने तो सोचा था आपसे आज ही एक बहुत बड़ी फरमाइश करूंगा। जया का कलेजा बुरी तरह धड़कता बाहर निकलने को व्याकुल हो उठा। अवश्य ही अब वह कहेगा आपकी छोटी बहन का हाथ, पर नहीं नहीं, ऐसे सुशील स्वभाव का खानदानी लड़का कभी ऐसी नंगी मांग से उसे अपदस्थ नहीं करेगा। क्या? प्रश्न पूछते ही वह अपनी अस्वाभाविक धृष्टता से स्वयं लाल पड़ गई। आपके कंठ के माधुर्य की इतनी प्रशंसा सुनी है बुआ जी से, सोचा था जी भर कर गाने सुनूंगा। संगीत मेरी भी दुर्बलता है।
वास्तविक हास्यास्पद स्थिति को समझते ही जया ठठाकर हंस पड़ी। जो व्यक्ति बहुत कम हंसता है उसकी स्वाभाविक हंसी का ठहाका कितना प्यारा लगता है। जिसने अस्वाभाविक कठोरता से अपने हृदय के सभी आनंद द्वारों पर संयम की अर्गला चढ़ा ली हो। एक बार द्वार खोलते पर भी ताज़ी हवा का झोंका उसे ऐसा बेसुध कर देता है कि द्वार बंद करने का उसे फिर ध्यान ही नहीं रहता। जया बड़ी देर तक हंसती रही। हाय रे भगवान, आप क्या मुझे अभी तक बुआ की बताई मेरी छोटी बहन विजया समझ बैठे हैं? गाने वाली हंसने वाली बातुनी, अरे वह तो मेरी छोटी बहन है विजया। और आप क्या कभी नहीं हंसती? वह धृष्ट युवक उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ ही बैठा तो जया सहम कर पीछे हट गई, जैसे किसी ने चांटा मार दिया हो। और यह कैसा विद्युत संचार होने लगा था उसके शरीर में। कैसी आंखें हैं इसकी! क्या निकट से देखने पर सब पुरुषों की आंखों की पुतलियां ऐसी ही स्थिर लगती होंगी? मैं गर्म चाय ले आऊं। वह उत्तेजना और घबराहट में मेज की एक और प्लेट को धराशायी कर धड़ से निकल गई। केशव की नजरों में कितना फूहड़ बना दिया था उसने अपने आप को। अकेले मर्द के साथ ऐसे ही ठी क्या यूनिवर्सिटी की प्राध्यापिकाओं को शोभा देता है? वह चाय लेकर लौटी तो केशव दोनों हाथों से मेज पर पियानो सा बजाता उंगलियां चला रहा था। मैं सोच रहा हूं सबसे अधिक खर्चा आपका क्रॉकरी का ही होगा, क्यों, है ना? एक भ्रुकुटी को ऊंचा उठा, होंठों को दांतों से सामान्य रूप से दबा, अपनी नटखट हंसी से प्रश्न का एक बड़ी दुष्टता से संवार कर उसने पूछा। मैं समझी नहीं। जया के प्रशस्त ललाट पर दिसंबर के महीने में भी पसीना झलक उठा। जिस रेट से आप दाएं बाएं प्याले, फूलदान, तश्तरियां दंदनाती चलती हैं, मानना होगा साहब, ऐसा अचूक निशाना बहुत कम देखने में आता है। एक बार फिर संयम की अर्गला शिथिल हो गई। दोनों के सम्मिलित ठहाके से ठिठक कर विजया कब द्वार पर आ खड़ी हो गई थी, कोई नहीं देख पाया। यह क्या, उसकी दीदी ही हंस रही है। वही दीदी जो उसके पुरुष मित्रों के बीच उसकी सामान्य हंसी को भी कभी क्षमा नहीं कर सकती थी। ओह, तो यही है वो हजरत। क्यों दीदी, कुछ चाय वाय बची है, हमें भी दो। बड़ी स्वाभाविक ढंग से लंबी लंबी डगे भरती वह मेज की ओर बढ़ गई और बड़े अधिकार से खाली कुर्सी को खींचा और उस सुदर्शन युवक के ठीक सामने तन कर बैठ गई। नमस्कार। वह हंसी। किस बात पर हंस रहे थे आप दोनों? दीदी को ऐसे हंसते देख मैं तो प्राय मूर्छित होकर ही गिर पड़ती थी। काजू की प्लेट को सामने खींच वह एक एक काजू ऐसे अपने मुंह में डालने लगी जैसे अजायब घर के भालू को मूंगफलियां खिला रही हो। कुछ नहीं, नत्थु तुझे ढूंढ ढूंढ कर हार गया। यही है मेरी छोटी बहन विजया। बड़ी ही मधुर हंसी के साथ उसने अपनी छोटी बहन का परिचय कराया। इसी के गाने की प्रशंसा बुआ जी ने आपसे की थी। तेरा गाना सुनने कब से रुके हैं बेचारे। छोटी बहन के पृष्ठ व्यक्तित्व का सहारा पाते ही जया की वाग्धारा सहसा मुखरा प्रखरा वेगवती नदी सी बन बहने लगी। इस वर्ष आईएएस की तैयारी कर रही है। उसने फिर उत्साहपूर्ण भूमिका बांधी, पर उसकी बातों का सिलसिला बार बार अनाड़ी हाथों से बनाए गए ताश के महल की भांति टूटता चला जा रहा था। छोटी बहन के आते ही केशव आवश्यकता से अधिक गंभीर हो गया था और किसी हटीले जिद्दी अड़ियल घोड़े की भांति एड़ी टिकाए खड़ा था। बड़ी बहन की रोचक बातों के चाबुक प्रहार उसे डिगा नहीं पा रहे थे। चाय लेंगे और? उसने पूछा। नहीं, उसने प्याला खिसका दिया। विजी, चल भीतर चलें, वहीं गोल कमरे में तेरा गाना सुनेंगे, उसने छोटी बहन से कहा। नहीं, अब मुझे आज्ञा दीजिए, बड़ी देर हो गई है। केशव उठ गया। जया का चेहरा सफेद पड़ गया। अचानक नाराज क्यों हो गया वह? क्या उसे तश्तरी टूट कर गिर गई थी इससे? या उसने पहले ही अपना परिचय बड़ी बहन के रूप में नहीं दिया था इससे? या पैंट की स्याही की छींटों से रंग दिया था उसे इससे? अभी तक तो वह इतना हंस बोल रहा था। वह उठा तो दोनों बहनें भी उठ गईं। वह सचमुच ही नमस्कार के बाद विदा लेने लगा तो विजया ने अपने अप्रत्याशित व्यवहार से जया को विस्मय विमुग्ध कर दिया। सुनिए, आप तो अभी 3-4 दिन रुकेंगे ही। कल दीदी की 26वां जन्मदिन है। आप खाना यहीं खाइए। निमंत्रण के साथ ही वह अपनी मोहक हंसी हंसती उत्तर के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। यही उसका ब्रह्मास्त्र था। ऐसी धवल मुक्ता सी हंसी का निमंत्रण भला संसार का कौन सा पुरुष टाल सकता? उसने हंसकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसके जाते ही जया ने विजया को बुरी तरह फटकार दिया। क्या पड़ी थी तुझे मेरे 26वें जन्मदिन का ढिंडोरा पीटने की? क्या सोचेगा वह? कौन सी मेरी 70वीं वर्षगांठ थी? कोई और बहाना भी तो ढूंढ सकती थी। क्यों, क्या बहुत पसंद आ गया है तेरे?
बड़े लाड से छोटी बहन का चेहरा हाथों से भरकर उसने पूछा। बस जैसे भी हो दीदी, पटाओ, हमें बेहद पसंद है। क्या बैल जैसे कंधे हैं और कितना गंभीर है। बस एक ही चिंता है। क्या? हंसकर जया ने पूछा। बस यही कि शादी हो गई और स्वेटर बुनना पड़ा तो 140 फंदे डालने पड़ेंगे। कैसी चौड़ी छाती है। एकदम छक्की का पार्ट। जया जोर से हंस पड़ी। चलो, एक चिंता दूर हुई। आखिर अपने ही समाज और बिरादरी का सुपात्र पसंद आ गया था विजी को। उस रात छोटी बहन को चक्की के पाट और भूरी मूछों के ही सपने दिखे, पर बड़ी बहन की आंखों में नींद नहीं थी। वह कितनी ही योजनाएं बना चुकी थी। किस कमरे में कन्यादान होगा, गहनों की चिंता नहीं, अकेले अम्मा के गहने बैंक से निकालने पर 3 कन्याएं ब्याही जा सकती थीं। पर विजय के जाते ही उसकी क्या दशा होगी। सुखद योजनाओं के बीच संभावित वियोग को वह भूल ही बैठी थी। फिर न जाने कब उसकी आंखें लग गई। सुबह उठी तो आंखें भारी और तकिया गीला था। विजया ने उठते ही उस दिन कमर कस ली थी। पहले एन फ्रेंच का लेप किया, फिर ऑमन क्रीम्स का लेप किया, फिर चंदन थोपकर चिरौंजी का उपटन लगाया। सौंदर्य प्रसादन के पश्चात और पूर्वी विन्यास से छुट्टी पाकर उसने साड़ियां निकाली। आज एक भी साड़ी उसे नहीं भा रही थी। जितना परिचय उस व्यक्ति का पा चुकी थी, उससे लगता था हल्की रंगीन साड़ी पहनना ठीक रहेगा। हल्के रंग की एक भी ढंग की साड़ी नहीं थी। हाँ, हल्के रंग की लिपस्टिक अवश्य थी। बस फिर क्या था। मिल गया। अब और क्या चाहिए। जीप लगाम और घोड़ा। चट से कार निकाल उसी शेर से मैच करती साड़ी भी आ गई। नित्य बुफों की जटाजुट्स में संधे बालों का सीधा जूड़ा बनाया। कानों में 2 पुखराज पहन वे जल्दी धनिया और प्याज से बसाती दीदी के पास जाकर खड़ी हो गई। देखो दीदी, विल आई डू? हाय विजी, आज तो बहुत प्यारी लग रही है तू। ले जरा सा दही तो मत दे, मैं भी चटपट तैयार हो लूं। उसने बहन की ओर मथानी बढ़ाई। ओ दीदी, जरा भी अकल नहीं है आपको। हम यहाँ 50 रुपए की यूडी कोलिंग छिड़क कर आ रहे हैं और तुम कहती हो कि कीचड़ मत हो। हमसे ये नहीं होगा अब। आखिर उस हराम को नत्थू को तुम इतना सर पर क्यों चढ़ा कर रखती हो दीदी? जब देखो तुम चौके में और वह हजरत कन्हैया बना बीड़ी फूंक रहा है। ए नत्थू चल। जाओ दीदी, आप कपड़े बदलो। वह कपड़े बदल कर लौटी तो केशव आ गया था और विजी उसे बाग दिखा रही थी। खिड़की से दोनों को कंधे से कंधा मिलाए गुलाब की झाड़ी के पास देखा तो जया का गला प्रसन्नता से भर आया। कैसी प्यारी जोड़ी थी। दोनों घूम कर लौटे तो वह खाना लगा चुकी थी। खाने की मेज पर वह बड़े उत्साह से प्रत्येक स्वादिष्ट खाद्य सामग्री की सुगंध का श्रेय अपनी छोटी बहन के सर पर ही बांधती जा रही थी। यह सब इसी ने बनाया है। सच पूछे तो मुझे ना तो खाना बनाने का शौक है ना खाने का। यही दिन रात नई नई चीजें बनाती है। कुकिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर रखी हैं इसने। किंतु इतने परिश्रम से प्रस्तुत किया गया छोटी बहन का सरस परिचय कुछ जम नहीं रहा था। खाने वाला सरासर अभद्रता का परिचय दे रहा था। न उसने प्रशंसा की, न कुछ बोला। मुस्कुराना तो वो जैसे भूल ही गया था। पर विजया भी हार मानने वाली न थी। कुछ ही घंटों के परिचित उस अजनबी का उदासीन गांभीर्य उसके मुग्ध हृदय को बजरबट्टू सा कर गया। कुछ देर में लुभावना पाहुना विदा लेकर चला गया तो विजया के संयम का बांध टूट गया। देखा दीदी, और तुम हो कि कहती थी कि विवाह अपने ही समाज में करना चाहिए। देख लिया ना अपने समाज का नमूना। सामान्य सी भद्रता भी नहीं जानते हजरत, निकले हैं फॉरेन सर्विसेज में। वहां इन्होंने इन शमशान रवैया दिखाया ना तो राजदूतों की पत्नियां भी अपनी नुकीली जूतियों की ठोकरों से उड़ा देंगी। खैर, मैं भी देख लूंगी। अभी 15 दिन की छुट्टियां बिताने पहाड़ जा रहे हैं। बुआ के मकान के सामने ही तो रहता है इनका परिवार। हम भी परसों चल देंगे उसी गाड़ी से। फिर देखो, इस घमंडी ऊंट की नाक में नकेल डालकर खींचती यहाँ ले आऊंगी तो मेरा नाम भी विजय नहीं अगर यहाँ ना लाई तो। जया ने हंसकर उसे आश्वासन दिया। अभी तो 2 दिन यही हैं, क्या पता कल आए। कुछ लोग स्वभाव से ही संकोची होते हैं विजया। हो सकता है बेचारा झींप रहा हो। कल कभी नहीं आएगा। मैं उससे पहले ही कह चुकी हूँ कि कल मुझे अपनी एक सहेली के यहाँ उसकी सगाई की दावत में जाना है। मैं दिन भर बाहर रहूंगी। दूसरे दिन विजया चली गई तो जया ने बहुत सा काम बटोर लिया। एक और लंबा गरम कोट फैला। वह विजया की निर्ममता से व्यवहत साड़ियों को तह कर लगा रही थी और सोचा क्यों न नत्थू को बुला लूं। धूप में कपड़े भी तो वह फैला सकता था। वह नत्थू को पुकारने जा ही रही थी कि उसे अचानक याद हो आया कि नत्थू तो छुट्टी लेकर सिनेमा देखने गया है। दोनों हाथों से 2 लंबे कोट लेकर वह स्वयं उठी ही थी कि सहम गई। अरे आप? उसने अचकचाकर कोट पलंग पर पटक दिया और आंचल ठीक करने लगी। सहसा उसका चेहरा आरक्त हो उठा। आंचल न जाने कब से भूमि पर लौट रहा था। सुबह सिर धोया था, इसी से रूखे बाल हवा में उड़ रहे थे। छी छी, कैसी भूतनी सी बनी थी वह।
पर आज ये कैसे आ गया? विजी तो अपनी सखी के यहाँ गई है, आप कैसे? बैठिए ना, क्षमा मांगने के स्वर में उसने कहा और बड़ी चातुर्य से अपना आंचल ठीक कर लिया। मैं जानता हूं। वह हंसा और ऐसी धृष्टता से उसकी ओर बढ़ाया कि उसके शरीर का रक्त जम गया। वह सहम गई। मैं छोटी बहन के लिए नहीं, बड़ी बहन के लिए आया हूं, उसने बड़ी संजीदगी से कहा। और फिर उसने बड़े अधिकारपूर्ण डगों से आगे बढ़ उसे बाहों में ऐसे उठा लिया जैसे कोई हटीला मुंह लगा बालक दूर ताक पर धरे रंगीन लुभावने खिलौने को उठा लेता है। यह सब पलक मारते ही इतनी तेजी से हो गया कि 26 वर्ष की वह स्वप्न सुंदरी किसी दहकती भट्टी के गर्त में भय, आश्चर्य और क्रोध की लपटों में झुलसती अपनी चेतना खो बैठी। पर यह कैसा भय था जिसने उसके ज्ञान चक्षुओं की ज्योति छीन ली, उसे विवेकहीन कर दिया? यह कैसा आश्चर्य था जिसमें अनुभूति ही शेष रह गई थी, कौतूहल नहीं? यह कैसा निर्वीय क्रोध था जो अपने सुगठित शरीर की शक्ति और दृढ़ संयम के रहते हुए भी उस दुस्साहसी दुर्दमनीय युवक को वह एक चांटा खींचकर प्रताड़ित नहीं कर सकी? यह कैसा अनोखा समुद्र था जिसमें आकंठ डूब कर भी प्रणय के ज्वार भाटे की उर्मियों ने उसे जीवित ही चेतना के कछार पर पटक दिया था। उसका उन्मत्त नवीन प्रेमी उसे पागलों की भांति चूम रहा था। ना जाने कैसे कैसे अटपटे प्रणयालाप के कर्णप्रिय शब्द उसके कानों में मंजीरे से बजा रहे थे। मैंने तुम्हें पहले ही देखकर पहचान लिया था। यही है वो, यही है वह जिसे मैं इतने वर्षों से खोज रहा था। जानती हो, आज तक मैंने 39 कन्याएं नापसंद की हैं, पर इस ध्यान मग्ना तपस्विनी को मैंने चट से देखते ही अपने हृदय में मूंद लिया था। ओह, कैसी सुगंध है तुम्हारे शरीर की! रति मंजरी में वर्णित कौन सा रत्न है यह, शंखिनी या पद्मिनी? और उसका यह अद्भुत प्रेमी बड़बड़ाता एक बार फिर उसकी कांपती पलकों पर झुक गया। जया! उसके कानों के पास ही अपना चेहरा सटाकर उसने जया को पुकारा, पर वह तो दोनों हाथों से मुंह ढांपे पड़ी थी। हाय हाय, यह क्या हो गया? वह विजया से क्या कहेगी? जया! बड़े लाड से उसने जया के दोनों हाथ हटाकर अपने हाथों में बांध लिए। इधर देखो जया, उसने कहा, पर जया की आंखें नहीं उठी। वह हंसकर उठ गया और सीटी बजाता आदमकद आईने में अपने बिखरे बालों को ऐसे संवारने लगा जैसे वर्षों से इसी आईने में अपने बाल संवारता आया हो। जैसे जैसे जया की चेतना लौट रही थी, उसके हृदय की धड़कन तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। वह एकटक केशव को देख रही थी। किस आश्चर्यजनक स्वाभाविकता से उसने पूरे कमरे में अपना अधिकार जमा लिया था, जैसे वह यहाँ का गृह स्वामी हो। बाल संवार कर वह फिर जया के पास कुर्सी खींच कर बैठ गया। उसने इस बार ऐसी खूबी से बाल संवारे थे कि मांग का ही अस्तित्व मिट गया था और उसका चेहरा एकदम ही बचकाना लग रहा था। देखो जया, मुझे आज ही रात की गाड़ी से जाना है। मेरे एक ताऊजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वहां पहुंचते ही तुम्हारी बुआ जी से कह दूंगा। मुझे आपकी बड़ी भतीजी पसंद है। तुम्हारी सम्मति तो मिल गई है। वह बड़ी दुष्टता से हंसता उठ गया और घड़ी देखकर बोला, बाप रे बाप, गाड़ी का समय हो गया है, अब चलता हूं। मुर्दा सी निश्चेष्ट पड़ी जया का बर्फ से भी शीतल ललाट चूम कर वह सर्राटे से तेजी से बाहर निकल गया। ऐसे आकस्मिक प्रणय निवेदन का सर्वथा मौलिक आरंभ और अंत जया को बुरी तरह असंतुलित कर गया था। कैसा स्पर्श था, कैसा दहकता स्पर्श था उन अधरों का, जैसे जैसे किसी ने अंगारों में उसे दाग दिया हो। कैसी मजबूत पकड़ थी, कैसी मजबूत पकड़ थी उन शेर के से पंजों की। छटपटाने पर भी वे अपने को नहीं छुड़ा सकी। पर वह क्या सचमुच छटपटाई थी? मेज ही पर धरे भारी पेपर वेट को क्या वे खींचकर नहीं मार सकती थी? सिगरेट की किसी मदमस्त खुशबू से उसके नथुने भर गए थे। लग रहा था अभी भी वे तंबाकू की मादक गंध उसमें लिपटी बसी है। अपनी ही हथेली से अपनी सांस का भवकारा छोड़ उसने सूंघ कर आंखें मूंद ली। उसका प्रत्येक सांस निश्वास में अपने अमिट हस्ताक्षर छोड़ दिए थे। वह अजनबी कहता था, जाते ही बुआ जी से कह देगा, मुझे बड़ी बहन पसंद है। क्या कहेंगी उसकी प्रौढ़ा सखियां? सबने एक साथ ही कठिन कौमार्य व्रत पालन का संकल्प किया था।
सबसे पहले तो विजया को यह खबर देनी होगी। विजय, तेरे मन के मीत ने मुझे छांट लिया। कैसे कह पाएगी वह? संसार की कोई भी नारी कितनी ही उदार हृदय क्यों ना हो, आज तक किसी पुरुष के उसे नापसंद करने के अक्षम्य अपराध के लिए क्या क्षमा कर सकी है? फिर प्रतिद्वंदिनी चाहे सौत हो या फिर प्रेयसी रूप में स्वयं की सगी बहन, उसे क्या कभी क्षमा कर पाती है? ठीक इस उधेड़ बुन के बीच वे डूबती उतरती जा रही थी कि आंधी की भांति विजया ने कमरे में प्रवेश किया। हाथ का पर्स कुर्सी पर टिकाकर पटक दिया और जया के पास बढ़ाई। दीदी, जानती हो मुझे रास्ते में कौन मिला? वही छोटी बुआ का कैंडिडेट। बस गजब ढा रहा था दीदी। ऐसा बढ़िया ट्वीड का कोट पहना था, पट्टा कि बस देखते ही मुझे देखकर मुस्कुराया और हमने भी वो हाथ मिलाया कि जोड़ अभी दुख रहा है। तेजी से रिक्शा निकल गया, नहीं तो हम वहीं प्रपोज कर बैठते। दीदी ने बरबस होंठों को 1 सेंटीमीटर की स्मित में फैलाया। दीदी, छोटी बहन ने उसे अचानक ऐसे घूरा जैसे उसने आंखें झुका ली। तुम आज गजब की लग रही हो दीदी, वैसे क्या स्किन है तुम्हारी सचमुच। आई एनवी यू। कोई नया स्किन लोशन लगा रही हो क्या आजकल? आज तक जया के निष्कलुष चित्त ने छोटी बहन से कभी कोई बात नहीं छिपाई थी, पर आज उसके कुछ ही घंटों का नवीन प्रेमी उसे कपट का प्रथम पाठ पढ़ा गया था। अपने चमकते चंद्र बिंब की सुंदरता के रहस्य की मंजुषा वह नहीं खोल सकी। हट पगली, मैं भला कोई क्रीम लोशन लगाती हूँ? यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसे एक साथ कई सखियों ने प्रशंसा अर्ध से रस प्लावित कर दिया। वाह बई, क्या फब रही हो आज तो तुम। ये भागलपुरी मर्दानी धोती तुम पर जंच रही है। हम पहनती तो जोगन लगती। माघ मेले से खरीदी है क्या, है ना? जया घर लौटी तो बड़ी देर तक एकांत दर्पण साधना में डूबी रही। क्या सचमुच उसके चेहरे में कोई बदलाव आ गया है? जिस प्रतिबिंब ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, उसे तो वे सचमुच पहचानती नहीं थी। उठते बैठते पढ़ते पढ़ाते उसे एक ही चेहरा बार बार दिख रहा था और उतनी ही बार उस मधु स्मृति की एक एक परत कपड़े के थान से खुलती जा रही थी। उसके प्रेमालाप को वह मनी मन दोहराती, लाल पड़ जाती और दीदी के उस अस्वाभाविक गिरगिट रंग को देखकर विजया भी आश्चर्य में डूबी चली जा रही थी। और एक दिन उसने पूछ ही लिया, ए दीदी। एक दिन मुंहफट विजया ने खाने की मेज पर उससे पूछा, किसी के प्रेम व्रेम के चक्कर में तो नहीं पड़ गई हो तुम? जया लाल पड़कर रह गई। एक बार प्राणों से प्रिय सहोदरा के सम्मुख वह सब कुछ कह देने को व्याकुल भी हो उठी थी, पर दूसरे ही क्षण उस अद्भुत संयमी युवती ने अपने चित्त को अंकुश कर साध लिया। 7 दिन बीते ही थे। उसने जीवनाकाश की मलिन आभा की क्षणिक ज्योति से उज्जवल कर उसका धूमकेतु सा रहस्यमय प्रेमी न जाने कहाँ चला गया था। उसने कहा था तार भेजेगा, पर ऐसी बातें क्या तार में कही जाती हैं? पहले बुआ से कहेगा, फिर बुआ उसके परिवार से बात करेंगी, तब कहीं जाकर कुमाऊं के कानूनों के दुर्गम द्वारों के चक्कर लगाता वह लुभावना प्रस्ताव उसके पास पहुंच पाएगा। फिर तो बुआ का वह पत्र विजया को थमा देगी। किसी बात को लेकर जीवन पर मातम मनाए, ऐसा स्वभाव विजय का नहीं था। इसी से उसे कोई चिंता भी नहीं थी। खबर पाते यूनिवर्सिटी का वर्ग भी दावत के लिए उसके पीछे पड़ जाएगा। एक दावत सगाई की और दूसरी शादी की। खैर, देगी भाई, दोनों दावतें देगी। ऐसे अवसर क्या जीवन में बार बार आते हैं? मिस कॉल कर को तो शायद वह तरंग आने पर अपनी रंगीन कोर्टशिप का आंशिक वर्णन भी सुना देगी। बेचारी मिस कॉल। इधर भजन कीर्तन और तीर्थ यात्रा के चक्कर में भुड़ता बन गया है उसका। बेचारी के स्वास्थ्य भी बहुत खराब चल रहा है। अपने विवाह का प्रबंध तो उसे स्वयं ही करना होगा। कौन बैठा है यहाँ करने वाला? मरी विजया को तो सजने से ही फुर्सत नहीं रहेगी। और फिर उसकी 108 सखियाँ, उसे कहाँ फुर्सत होगी किसी अच्छे केटरर को सौंपते की सब कुछ। यह थोड़े ही ना होगा कि कन्यादान के मंडवे से उठकर कन्या आ रही है भंडार से रसद निकाल ले। यह सोचकर उसे हंसी आ गई। विवाह के बाद साग्रह छोटी बुआ को रोकने ही होगा। विजया अकेली कैसे रहेगी? फिर तो वह उसे अपनी ससुराल उठा ले जाएगी। छोटी बहन का सिर अभी भी दीदी के हवाई महल के छज्जे से नहीं टकराया था। 15 दिन बीत गए, पर बुआ की कोई चिट्ठी नहीं आई। इधर 15 दिनों में जया की बड़ी बड़ी आंखें असाधारण रूप से और भी बड़ी होकर पूरे चेहरे पर फैल गई। गुमसुम बनी दीदी को कभी विजया बुरी तरह झड़क भी देती। बोर करती हो तुम दीदी, जब देखो तब मर्सियाँ पड़ती रहती हो। हम तो भाई जा रहे हैं सिनेमा। और वे अकेली ही सिनेमा चल देती। बहन के जाते ही जया अपने मन के चतुर राजमिस्त्रियों को फिर काल्पनिक महल बनाने में जोत देती। अब उसके प्रासाद के प्रांगण में गोल गोल चेहरे वाले बच्चे भी खेलने लगे थे। कई बच्चों की किलकारियों में डूबती वह केशव की सामान्य रूप से परिचित चौड़ी छाती पर बार बार अपना चेहरा छिपाकर अपना मूक व्यर्थ प्रश्न दोहराती थी, कब लिखोगे? कब?
बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद बुआ की चिट्ठी आई। खूब हो मेरी बेटियों, बड़ी मुंगौड़ी खा ली पर एक चिट्ठी तक नहीं डाली। बढ़िया तो खैर जाए भाड़ में, उसकी चिंता नहीं थी, पर साथ ही उन्हें ले जाने वाला भी भाड़ में चला गया। जब तुम दोनों की चिट्ठी नहीं आई और पता लगा कि केशव लौट आया है तो कल मैं वहां गई। देखा केशव तो अपनी अम्मा के यहाँ लड्डू फूट रहे हैं। सुना ट्रेन में ही कलकत्ते के एक लखपति प्रवासी से पहाड़ी परिचय हो गया और साथ में उनकी सांवली कन्या भी थी, लाखों की संपत्ति और इकलौती कन्या। दुर्गा दत्त जी का पूत, भला मौका कैसे चूकता। रंग सुना है उसका एकदम स्याह है, पर आजकल तो रुपयों का मुलम्मा चढ़ा मेंढकी पर भी परी बनाई जाती है। ट्रेन में ही सगाई हो गई। 18 वर्ष की है और केशव 26 का है। उसकी तो पूछो मत, मुझे देखा तो बत्तीसी दिखाकर जले पर नमक छिड़क दिया। आपकी पोटली पहुंचा दी है बुआ। जी में आया एक झापड़ कस दूं, डंडे से सिर को उत्तर से दक्षिणा दिशा में मोड़ दूं, पर हंसकर मैंने भी पूछ लिया, भतीजियां मिली थी? बोला, नहीं, नौकर को दे आया था, बड़ी जल्दी में था। यही तो मेरा दुर्भाग्य था बेटियों, तुम्हें देखता तो क्या यह रेल की सगाई हो पाती। देखा दीदी कमीने को। आवेश से कांपती विजया ने जया की ओर देखा, पर दूसरे ही क्षण वह स्तब्ध रह गई। दीदी के रक्तहीन चेहरे पर लिखी उस लिपि को उस तीक्ष्ण बुद्धि की स्वामिनी ने स्पष्ट पढ़ लिया, जिसे वह पिछले 20 दिनों से पढ़ने के असफल प्रयास कर रही थी। पहले दीदी के बटुए में केशव का रुमाल मिला था, वही परिचित सुगंध, वही धारियां। फिर दीदी के पलंग के नीचे 2-3 सिगरेट के अधजले टुकड़े। दूसरी बार देखने गई तो टुकड़े गायब थे। कुछ दिन बाद दीदी की पूजा की पुस्तक में दबे वही टुकड़े उसे फिर दिख गए थे। केशव का नाम लेते ही दीदी के चेहरे की रंगत बदल जाती थी। डाकिया समय पर ना आता तो वह मणिहारा सर्प सी व्याकुल हो उठती। दीदी निश्चय ही बदल गई थी और आज उसी परिवर्तन का कारण स्पष्ट हो गया। बिना एक शब्द कहे विजया उठकर चुपचाप बाहर बरामदे में खड़ी हो गई। 26 वर्ष तक एक दूसरे से रक्त मज्जा मांस की डोर से बंधी संयमी जुड़वा सी बहनों को पल भर में केशव ने किसी कुशल सर्जन की सी शल्य क्रिया से सदा के लिए विलग कर दिया। कहते हैं ऐसी शल्य क्रिया से विलग हो गई दो बहनों में से एक ही जीवित रह पाती है। पता नहीं इन दोनों में से कौन सी जी पाएगी, छोटी या बड़ी। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी ये कहानी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।